नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का विषय इस वीक के अंतर्गत यह समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व में हम नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन का भी सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भी आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी परीक्षा से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी, किस तरह की तैयारी करनी है चाहिए, क्या है, वो भी हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों विल डिस्कस अबाउट दी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड उसका डिस्कस करेंगे, डेविएशन रेशियो, कंपैरिजन बिटवीन एफएम एंड एएम वेव। एएम और एफएम का भी कंपैरिजन हम इसमें स्टडी करेंगे। सो द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव, दिस इज द सेकंड मेथड्स। पिछले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बाय द कार्सन रूल, जिसमें हमने कहा था कि डेविएशन रेशियो प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम होता है, उन दोनों के एडिशन के ट्वाइस के बराबर जो है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होती है। ये कार्सन ने रूल बताया था। बट whatever the transmission bandwidth we are calculating by the Carson rule, it is not too much accurate। ये accurate नहीं होता है। तो अब हम जो मेथड से कैलकुलेट करेंगे, it is more accurate than the Carson rule। In this method only those frequencies are transmitted whose value is greater than the specified values। यानी हमने पहले केस में हम क्या कह रहे थे कि हम केवल सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकाल ली। अब हम ये कह रहे हैं कि हम सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी को सभी को ट्रांसमिट नहीं कर रहे, हमारी फ्रीक्वेंसी से एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है हम उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं। यानी कि हमने एक बैरियर लगा दिया कि इतनी फ्रीक्वेंसी से एबव की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सारी ट्रांसमिट होंगी। द स्पेसिफाइड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। यानी कि अब हम स्पेसिफाइड वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कितनी रेंज हम रखेंगे जिससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करनी है। तो इट विल डिपेंड ऑन दी एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, यानी वह कैरियर जिसे आपने मॉड्यूलेट नहीं किया है। उस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका 10% के लेवल से जितनी भी ऊपर की वैल्यू है उनको हम ट्रांसमिट करेंगे। सपोज अगर एम्पलीट्यूड 10 है तो 10 का 10% 1 हो गया, तो 1 के ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उस सबको हम ट्रांसमिट करेंगे। Hence we may thus define the transmission bandwidth of an FM wave as the separation between the two frequencies beyond which none of the side frequencies is greater than 1% of the modulated of the unmodulated carrier amplitude। यानी कि हम जो भी हम यानी कि क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एक एफएम वेव की एक तरह से सेपरेशन है बिटवीन दी टू फ्रीक्वेंसीज beyond which none of the side frequencies greater than the 1% of unmodulated carrier। तो जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है उसके 1% से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दो साइड फ्रीक्वेंसी वो हैं जो कि 1% से जो कि सेपरेट हो करती हैं एक दूसरे को, बियॉन्ड विच नन ऑफ द साइड फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 1% ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। जो भी साइड फ्रीक्वेंसी है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द सिग्निफिकेंट साइड फ्रीक्वेंसी इन एफएम वेव फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिए साइड फ्रीक्वेंसीज निकाली। जैसे 0.1 के लिए साइड फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, 2 होंगी। 0.3 के लिए साइड फ्रीक्वेंसी 4 होंगी। 0.5 के लिए 4 होंगी। 1 के लिए 6 होंगी। 2 के लिए 8 होंगी। 5 के लिए 16। इस तरह से ये साइड फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी दी साइड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है इट विल डिपेंड ऑन दी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे। नाउ वी कम्स ऑन द डेविएशन रेशियो। Deviation ratio, it is represented by df. It defined as the ratio of the frequency deviation. It is the ratio of the frequency deviation delta f which corresponds to the maximum possible amplitude of the modulating signal। यानी कि it is the ratio of frequency deviation and maximum amplitude of the modulating signal mt to the highest modulation frequency component ओमेगा। यानी कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसके और फ्रीक्वेंसी डेविएशन का जो रेशियो ले लेंगे दैट विल गिव यू दी
डेविएशन रेशियो। तो डी एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन ओमेगा, यहाँ डेल्टा एफ इज अ डेविएशन रेशियो और डेल्टा एफ डेविएशन रेशियो, डी एफ इज डेविएशन रेशियो, डेल्टा एफ इज अ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ओमेगा इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नाउ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ बाय कार्सन रूल इज एज फॉलोज। कार्सन रूल के अनुसार हम जानते हैं 2 डेल्टा एफ 1 प्लस एफ एम अपॉन डेल्टा एफ। तो 2 डेल्टा एफ 1 प्लस डेल्टा एफ अपॉन एफ एम जो है हमारे पास, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम या डेल्टा एफ अपॉन ओमेगा, ओमेगा एक ही बात है, तो इट इज़ 1 अपॉन डी एफ। तो दिस इज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ डेविएशन रेशियो। तो डेविएशन रेशियो के टर्म्स में भी हम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या क्या एडवांटेज हैं एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है, इट इज़ दी इन टर्म्स ऑफ नॉइज़, कि नॉइज़ का इफेक्ट दोनों पे क्या होता है। नॉइज़ एंड इंटरफ्रेंस इन एफएम इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू एएम। पहला तो ये है कि एफएम के अंदर नॉइज़ एएम की तुलना में बहुत कम होता है। उसका कारण है कि एएम के अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती थी वो एम्पलीट्यूड के अंदर होती थी, और नॉइज़ हमेशा एम्पलीट्यूड पर इफेक्ट डालती है, यानी एम्पलीट्यूड में ही नॉइज़ जो है वो एडिटिव होती है। कि सपोज अगर आपके पास कोई सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल जा रहा है कुछ इस तरह का, तो इसमें नॉइज़ जो होगी वो यहाँ कहीं ऐसे इफेक्ट डालेगी एम्पलीट्यूड में, और एम्पलीट्यूड में ही आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंसी में होती है, एम्पलीट्यूड में नहीं होती। इसीलिए अगर एम्पलीट्यूड में किसी वजह से चेंजेस आ रहे हैं नॉइज़ की वजह से, तो हम इसमें एम्पलीट्यूड लिमिटर्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो नॉइज़ का इफेक्ट नहीं होता। नॉइस इज ओनली कैपेबल टू चेंज द एम्पलीट्यूड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड कैन बी रिमूव विद द यूजिंग द एम्पलीट्यूड लिमिटर्स। दूसरा जो एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेड पावर, द ट्रांसमिटेड पावर ऑफ एफएम वेव डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स अनलाइक एएम वेव। जैसे कि एएम वेव में हमने देखा था जो ट्रांसमिटेड पावर थी वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करती थी, 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम ए स्क्वायर के टर्म में आती थी पावर जब आप निकालते थे। लेकिन एफएम वेव की जो ट्रांसमिटेड पावर है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती है। तो पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, ये हमने देखी थी फॉर द ए एम वेव। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कैरियर एम्पलीट्यूड, लेकिन एफएम वेव के लिए पी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 2r एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जो कैरियर पावर, जो पावर है इसमें, जो ट्रांसमिट पावर, वो केवल किस पर डिपेंड करती है, कैरियर एम्पलीट्यूड पर। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कैरियर का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तीसरा जो एडवांटेज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव इज थियोरेटिकली इनफाइनाइट। हमने कहा कि थियोरेटिकली तो हम मानते हैं कि इट्स इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट इनफाइनाइट, बिकॉज हम सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये कार्सन्स रूल के द्वारा हम बी टी एम एफ इक्वल 2 डेल्टा एफ प्लस एफ एम से लिखते हैं। Hence the transmission bandwidth of FM wave is greater than the transmission bandwidth of AM wave। इसका मतलब ये है कि FM wave की जो transmission bandwidth है वो AM wave से ज़्यादा रहती है। Modulation index, अगला जो टर्म है that is the modulation index। The modulation index of AM wave is less than 1 and when it is larger than 1 the modulated wave is distorted। AM wave के अंदर हमने देखा था कि जो modulation index है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती थी। अगर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती थी तो उस कंडीशन में जो आउटपुट था वो डिस्टॉर्टेड हो जाता, और यानी आपको ओवर मॉड्यूलेशन मिलता था, फेज रिवर्सल वाली जो प्रॉब्लम थी। वाइल द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव मे बी ग्रेटर देन 1, जबकि एफएम वेव के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। हेंस इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द इफेक्ट ऑफ नॉइस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसलिए हम एफएम के अंदर अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंक्रीज कर दें तो इसकी वजह से हम नॉइस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।